दोस्तों, आप सभी लोगों का टारगेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में समास के बारे में बताएंगे और समास पहचानने का एक ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे आप देखते के साथ ही 2 सेकंड में समास को पहचान जाइएगा कि यह जो शब्द है यह कौन सा समास है। आप लोगों के परीक्षा में समास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि व्याकरण खंड का सबसे जो महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, वह समास ही होता है। और समास हर एक वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो हम आपको आज के इस वीडियो में जिस प्रकार से जिस ट्रिक के माध्यम से समास बताएंगे, यदि आप लोग इस ट्रिक का अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग इस ट्रिक को याद कर लेते हैं, तो जीवन में आपको कभी भी समास में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और समास का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया जाएगा, आप लोग देखते के साथ ही बता दीजिएगा कि यह कौन सा समास है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपको समास में कोई परेशानी नहीं होगी। और रट्टा नहीं मारना है, हम आपको इसमें समझा करके बताएंगे। रट्टा मार करके आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। रट्टा मारने से क्या होगा, मुश्किल से आप 100 वर्ड याद करिएगा, 200 वर्ड याद करिएगा, 500 वर्ड याद करिएगा, हो सकता है उससे बाहर से आपसे पूछ दिया जाए। इसलिए रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। इसको समझिए अच्छे तरीके से, इसको किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आज के बाद से समास में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको समास के बारे में विस्तार रूप से और बहुत ही समझा करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से समास को पहचानना है। पहचानने का ज़बरदस्त ट्रिक हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि इसी प्रकार के आगे भी वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको समास के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिससे चीज़ें आपको आगे और अधिक समझ में आएगा। तो आप लोग बस धैर्य से और ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, समास मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ आस। ठीक है, सम जोड़ आस मिलकर के ही बनता है समास। समास का यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सम जोड़ आस हो जाएगा। नीचे देखिए, यहाँ पर संधि और समास दोनों के बारे में हम चर्चा किए हैं। यह जो नोट्स बनाए हैं बिल्कुल आप लोगों को समझाने के लिए ही, बहुत सिंपल भाषा में सटीक तरह से हम यह नोट्स बनाए हैं जिससे कि आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, संधि में क्या होता है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि संधि में विच्छेद होता है और समास में विग्रह होता है। परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें, और समास वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करें। तो संधि में विच्छेद और समास में विग्रह होता है। विच्छेद कहने का मतलब होता है अलग अलग करना, और विग्रह कहने का मतलब होता है संक्षेप करना या फिर उसको घटा देना। तो जो संधि और समास हुआ, दोनों समझ लीजिए कि आपस में जुड़वा भाई है, लेकिन दोनों का काम जो है वह उल्टा है। संधि का काम है किसी भी चीज़ को अलग अलग करके बड़ा कर देता है, लेकिन समास सीधे उसका उल्टा करता है, जो बड़ा चीज़ है उसको छोटा कर देता है। जैसे संधि में देखिए, महेश्वर यदि हम लोग बोलते हैं तो महेश्वर का यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाजोड़ ईश्वर। वह महेश्वर को बड़ा कर दिया, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग समास करेंगे तो नीचे देखिए, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझाया गया है राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र न लिख करके हम लोग लिख सकते हैं राजपुत्र। ठीक है, यहाँ पर 2-3 शब्दों में लिखा हुआ है चीज, उसको एक शब्द में लिख दिए, राजपुत्र। ठीक है, तो जो यह शॉर्ट फॉर्म में हम राजपुत्र लिख दिए, समझ लीजिए कि इसी को समास कहते हैं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, समास कहलाता है। ठीक है, 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, समास कहलाता है। यहाँ तक तो हम आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिए समास के बारे में। अब जो असली चीज़ शुरू होती है, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास के भेद और उसके पहचानने का क्या ट्रिक है, जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं, यह कोई मेरा ट्रिक नहीं है, मेरा खुद से बनाया हुआ ट्रिक नहीं है। खुद व्याकरण ही इस बात को कहता है कि इस प्रकार से इस समास को समझा जा सकता है। बस उसी चीज़ को हम आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे अपनी भाषा में, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए,
सबसे पहले हम आपको समास के भेद के बारे में बताते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पहले क्या होता था, बहुत समय पहले, कि समास के 4 भेद ही होते थे, लेकिन अब विद्वानों के द्वारा समास के 6 भेद हो गए हैं। विद्वान बोले कि नहीं, 4 भेद नहीं होता है, बल्कि समास के 6 भेद होते हैं। इसलिए अब हमको समास के 6 भेद पढ़ना पड़ता है, जो कि पहले से ज़्यादा और हार्ड हो गया है। ठीक है, पहले 4 ही याद करना पड़ता था तो लोगों को आसानी होता था, लेकिन अब 6 भेद हो गया है। बस आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, 6 के बारे में हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे। आप लोग हंसते हंसते याद कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग जरूर बोलिएगा कि वाह, आज के बाद तो हम कभी समास भूलेंगे ही नहीं। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम तड़ाक से बता देंगे कि किस प्रकार से यह कौन सा समास है। ठीक है, तो बस आप लोग धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, समास के भेद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास दूसरा होता है। तीसरा नंबर समास होता है कर्मधारय समास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अब आपको बताए कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुत सारे शब्द आपको दे दिए जाते हैं और पहचानना होता है कि पहचानिए कि यह कौन सा शब्द है या कौन सा समास है, अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है कि द्विगु है कि द्वंद्व है। इस प्रकार से आपको पहचानने के लिए रहता है और आप लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं कि यह कौन सा समास है। लेकिन मेरा वादा है कि आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम आपको बारी बारी से एक एक करके बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोग समास को आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हम आपको बताते हैं अव्ययी भाव समास पहचानने का क्या ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको अव्ययी भाव बताते हैं। आप लोग समास को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हम पहले नंबर पर अव्ययी भाव दे रहे हैं और सबसे लास्ट नंबर पर बहुव्रीहि दे सकते हैं। इसको सबसे पहले भी कर सकते हैं, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको चीज़ें समझाने के लिए सबसे पहले अव्ययी भाव लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए, अव्ययी भाव समास पहचानने का ट्रिक हम आपको बताते हैं सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ पर शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, लेकिन समझाएंगे विस्तार से। देखिए, शब्द के पहले यथा लगा हुआ रहे, प्रति लगा हुआ रहे, बे लगा हुआ रहे या फिर भर लगा हुआ रहे। यानी कहने का मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी शब्द यदि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो या फिर भर से शुरू हो, तो समझ जाइए कि 95 केस में वह अव्ययी भाव समासी होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल सरल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है अव्ययी भाव समास पहचानने का। आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी आप लोग बुक उठा करके देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आप लोग बहुत जल्दी बता दीजिएगा। देखिए, अव्ययी भाव समास में आपको क्या बताया, दुनिया का कोई भी शब्द यदि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो समझ जाइए कि वह अव्ययी भाव समास है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यथासंभव, यथाशक्ति, प्रतिदिन, बेरहम, भरपेट। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि यथा से शुरू हो, तो जैसे यथा से शुरू हो गया यथासंभव, यथाशक्ति, तो जैसे ही देखिए कि शुरू में यथा लगा हुआ है, धड़ाक से मारिए कि अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताए प्रति, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रतिदिन, तो शुरू में जैसे ही देखिए कि प्रति लगा हुआ है, एकदम आप लोग बिना सोचे समझे मारिए कि अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिए, बे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल हो जाएगा बेरहम। ठीक है, बेरहम, तो जैसे ही देखिए कि रहम के आगे बे लगा हुआ है यानी कि बेरहम, तो आप लोग एकदम बिना सोचे समझे आपको अव्ययी भाव मारना है। अंत में देखिए यहाँ पर भर है, तो भर पेट हो गया। ठीक है, भर पेट हो गया, भर दम हो गया, वह भरदम खाना खाया। तो जैसे ही देखिए कि शुरू में भर लगा हुआ है शब्द के पहले, आप लोग आंख मूंद करके अव्ययी भाव समास मारिए, 100% सही होगा। और 95% वर्ड में ऐसा ही होता है। तो आज के बाद से आप लोगों को अव्ययी भाव समास पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास पहचानने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका, शब्द के पहले यथा लगा हुआ रहे, प्रति लगा हुआ रहे, बे लगा हुआ रहे, भर लगा हुआ रहे, आप लोग आंख मूंद करके अव्ययी भाव समास पर लगा दीजिए टिक, आपका 100% सही होगा। चलिए, दूसरा नंबर समास हम लोग देखेंगे, जो कि है तत्पुरुष समास। तो देखिए, अगला नंबर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोग समझ जाइएगा कि यह तत्पुरुष समास है। तो देखिए, दुनिया का कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए, यदि देखिए कि उसमें कारक चिन्ह या फिर विभक्ति छुपा हुआ है, तत्पुरुष समास पे
टिक लगा दीजिए। जैसे देखिए, कारक चिन्ह कहने का मतलब क्या होता है, आप लोग कारक चिन्ह याद किए होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अधिकरण में पै पर संबोधन हे हो अरे। इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको चीजें और अधिक समझ में आएगा। यह सभी कारक चिन्ह होते हैं, उसी को विभक्ति बोला जाता है। तो कोई भी शब्द रहे उसमें यदि विभक्ति छुपा हुआ रहे उसको आप लोग तत्पुरुष समास बोल दीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, काम चोर हो गया, तो काम चोर लिखा हुआ है लेकिन इसके बीच में एक शब्द छुपा हुआ है। कहने का मतलब इसको अलग अलग करिएगा तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा काम से चोर। ठीक है, तो काम और चोर के बीच में से शब्द आ गया, तो यह जो से शब्द आ गया यह विभक्ति हो गया, और विभक्ति कामचोर में छुपा हुआ है। जैसे देखिए सेनापति हो गया, सेनापति का कहने का मतलब क्या होता है, सेना का पति। ठीक है, सेना का पति जिसको अध्यक्ष भी बोलते हैं, तो सेना का पति। तो सेना का पति में देखिए इसमें बीच में छिपा हुआ है का, तो का जो हो गया या कारक चिन्ह हो जाता है, विभक्ति हो जाता है। तो इसी प्रकार से सेनाध्यक्ष हो गया तो सेना का अध्यक्ष, बैलगाड़ी हो गया तो बैल का गाड़ी। इसी प्रकार से अगर बीच में विभक्ति छुपा हुआ रहे या कोई भी शब्द रहे, आप जैसे ही बोलिएगा ना आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसके बीच में कुछ छिपा हुआ है। जैसे आप कोई भी शब्द ले लीजिए और उसके बीच में देखिए कि कोई भी कारक चिन्ह या फिर विभक्ति छुपा हुआ है, आप लोग उसको तत्पुरुष समास बोल दीजिए। जिस प्रकार से एग्जाम्पल में हम आपको बताए, बैलगाड़ी है तो इसको बोल देंगे बैल का गाड़ी। ठीक है, तो इसके बीच में विभक्ति छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन यदि आप लोग इसको बोलिएगा, इसको हिज्जे करिएगा, तो इसके बीच में आपको लगेगा कि हाँ विभक्ति छुपा हुआ है। तो जैसे ही देखिए कि अगर बीच में कारक चिन्ह या विभक्ति छुपा हुआ है, आप लोग तुरंत बोल दीजिए कि यह तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अभी तक अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास समझ गए होंगे। देखिए अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, तो अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है और इसे पहचानने का कौन सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यह जो वर्ड दिया हुआ है या जो शब्द दिया हुआ है यह कर्मधारय समास है। तो देखिए इसका भी बहुत सिंपल ट्रिक है। या तो किसी भी शब्द का विशेषता बतलाया जाए या तो किसी के साथ उसकी तुलना किया जाए, तो आप लोग समझ जाइए कि वह शब्द कर्मधारय समास है। तो जैसे देखिए यहाँ पर दो शब्द कॉमन है, या तो विशेषता बतलाया जाए या तो किसी दूसरे के साथ उसकी तुलना किया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, कर्मधारय समास है। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख, तो चंद्रमुख को यदि आप लोग इसका अर्थ निकालिएगा तो हो जाएगा कि चांद के समान मुख वाला। ठीक है, मुख तो है लेकिन कैसा है, तो चांद के समान है। यहाँ पर उसकी तुलना चांद से हो रही है। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखेंगे, चरण कमल। चरण कमल, इसका मतलब हुआ यदि आप लोग इसका अर्थ निकालिएगा तो हो जाएगा चरण कमल के समान है। ठीक है, चरण कैसा है, तो चरण कमल के समान है। देखिए यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है उपमान और उपमेय, और उसके नीचे लिखा हुआ है विशेषण और विशेष्य। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में अब कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि यह उपमान उपमेय क्या होता है, विशेषण विशेष्य क्या होता है और इसका समाज से क्या लेना देना है। तो धैर्य रखिए, हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रमुख। देखिए यहाँ पर नीचे आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नील कमल। ठीक है, नील कमल, तो यहाँ पर नील के बारे में बताया जा रहा है कि यह विशेषण है और कमल के बारे में बताया जा रहा है कि विशेष्य है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी विशेषता बतलाया जाए, जिसकी विशेषता बतलाया जाए वह विशेष्य कहा जाता है, और जिसके साथ उसकी विशेषता हो रही है उसे विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए नील कमल कहने का मतलब हो गया कि कमल नीला है, यहाँ पर विशेषता कमल का बतलाया जा रहा है, इसलिए जो कमल हो जाएगा वह विशेष्य हो जाएगा। और क्या विशेषता बतलाया जा रहा है कि वह नीला है, इसलिए नीला जो हो जाएगा वह विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आप लोग विशेषण और विशेष्य के बारे में समझ गए। उसी प्रकार से अब हम आपको उपमान और उपमेय के बारे में बताते हैं कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। देखिए हम आपको इसमें शुरू में ही बताए कि या तो विशेषता बतलाया जाए या तो उसकी तुलना किसी के साथ किया जाए, तो उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो किसी के साथ यदि हम लोग किसी भी चीज़ का तुलना कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना किया जाए, ठीक है, जिसकी तुलना किया जाए उसको उपमान कहते हैं, और जिसके साथ उसकी तुलना किया जाए उसको उपमेय कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर लिखा हुआ है चरण कमल। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है चरण कमल, यानी कि चरण कमल कहने का मतलब हो जाता है कि चरण कैसा है, तो चरण
कमल के समान है। तो जिसके साथ उसकी तुलना हो रही है, ठीक है, यहाँ पर तुलना किसका हो रहा है, चरण का हो रहा है तुलना, तो वह उपमान हो जाएगा। और किसके साथ तुलना हो रहा है, तो तुलना कमल के साथ हो रहा है, तो जो कमल हो जाएगा वह उपमेय हो जाएगा। तो अब आप लोग उपमा और उपमेय के बारे में समझ गए होंगे और विशेषण और विशेष्य के बारे में भी समझ गए होंगे। यह जो टॉपिक है थोड़ा सा समाज से हट करके है, लेकिन कर्मधारय समास में इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको थोड़ा हम शॉर्ट में बता दिए। उसी प्रकार से नव युवक के बारे में देखिए। नव जो हो गया वह विशेषण हो जाएगा और युवक हो जाएगा वह विशेष हो जाएगा, क्योंकि युवक का यहाँ पर विशेषता बतलाया जा रहा है कि युवक कैसा है, तो युवक नव है यानी कि नया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेष कहलाएगा और जिसके साथ उसकी विशेषता हो रही है वह विशेषण कहलाएगा। तो आप लोग कर्मधारय समास पहचानने का ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, यह जो कर्मधारय समास होता है यह स्पेशल होता है, अपने आप में यह स्पेशल होता है। ये कहता है कि चाहे तो हमारे किसी के साथ विशेषता करो या तो किसी के साथ हमारी तुलना करो, तभी हम होंगे कर्मधारय समास। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी के साथ भी विशेषता हो या फिर किसी के साथ तुलना हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुख हो गया, चांद के समान मुख, नीलकमल हो गया, कमल नीला है, ठीक है, उसी प्रकार से इसको बोला जाएगा। अब नीलकंठ मत बोल दीजिएगा। नीलकंठ कहने का मतलब होता है जिसका कंठ नीला हो, तो नीलकंठ दूसरा समास हो जाता है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। नीलकमल हो जाएगा कि कमल नीला है, लेकिन नीलकंठ यहाँ पर नहीं हो जाएगा। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि अभी तक आप लोगों को हम 3 समास बताए हैं और तीनों को पहचानने का ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग को हल्का फल्का कन्फ्यूजन है तो लास्ट में एक बार फिर से हम रिवीजन कराएंगे, आपको और अधिक समझ में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, चौथा चीज हम आपको बताते हैं, चौथा समास बताते हैं दिग्गु समास के बारे में, कि दिग्गु समास क्या होता है और दिग्गु समास को पहचानने का कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे हम पहचान जाएंगे कि यह दिग्गु समास है। तो दिग्गु समास पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक है। आप लोग बिना सोचे समझे बोल दीजिएगा कि यह दिग्गु समास है, इसमें आपको सोचने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिग्गु समास कहने का मतलब हो जाता है संख्यावाचक। ठीक है, दिग्गु समास कहने का मतलब हो जाता है संख्यावाचक। कोई भी आप लोग शब्द का नाम ले लीजिए, यदि उसमें संख्या का बोध हो रहा है इसका मतलब वह दिग्गु समास होगा। ठीक है, दुनिया का कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे त्रिभुज हो गया, आप लोग इसे इस प्रकार से याद रखिएगा। देखिए, द्वि कहने का मतलब क्या होता है, द्वि कहने का मतलब होता है दो, और दो क्या है, दो एक प्रकार का संख्या है। ठीक है, दो क्या है, एक प्रकार का संख्या है। तो यदि संख्या आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह दिग्गु समास है। संख्या जैसे ही आए तो आप लोग समझ जाइएगा कि दिग्गु समास है। जैसे इसका देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा त्रिभुज, तो त्रिभुज कहने का मतलब होता है कि 3 भुजाओं वाला, तो इसमें संख्या आ गया 3, इसका मतलब क्या, दिग्गु समास है। उसके बाद हो जाता है चौराहा, यानी कि 4 राहों वाला, तो इसमें 4 जो हो गया वह संख्यावाचक को दर्शा रहा है। अठन्नी, अठन्नी कहने का मतलब होता है 8 आना। ठीक है, 8 आना जो पहले चलता था, तो अठन्नी कहने का मतलब हो गया 8 आना, इसमें संख्या हो गया, तो यह दिग्गु समास हो जाएगा। चमन्नी, चमन्नी कहने का मतलब होता है 25 पैसा। ठीक है, तो इसमें आ गया क्या, संख्यावाचक आ गया, तो यह दिग्गु समास हो गया। उसी प्रकार से दुनिया का कोई भी शब्द आप लोग ले लीजिए, यदि उसमें संख्या का बोध हो रहा है तो वह दिग्गु समास हो जाएगा। और इसको पहचानने का ट्रिक हम आपको बता दिए, याद रखने का भी ट्रिक आपको हम बता दिए कि द्वि, द्वि का मतलब क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या है, एक प्रकार का संख्या है। इसका मतलब कि जो दिग्गु समास हो जाएगा वह संख्यावाचक हो जाएगा, यानी कि जो भी शब्द में संख्या का बोध हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी संख्या का यदि बोध हो जाए तो उसको समझ जाइएगा कि यह दिग्गु समास है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग दिग्गु समास तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसके पहले भी जो आपको अभी तक 4 समास बताए हैं चारों समझ गए होंगे। चलिए, अब 5वां नंबर समास हम आपको बताते हैं, जो कि होता है द्वंद्व समास। ठीक है, 5वां कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। देखिए, इसको भी याद रखने का जबरदस्त ट्रिक हम आपको बताते हैं, किस प्रकार से आप लोग समझ जाइएगा कि द्वंद्व समास है। तो सबसे पहले आप लोग द्वंद्व को देखिए, इसमें द्वा आधा न और फिर से द्वा आ रहा है, यानी कि द्वा द्वा एक ही शब्द में 2 बार आ रहा है। ठीक है, द्वंद्व में शुरू में भी द्वा आ रहा है और लास्ट में भी द्वा आ रहा है। तो द्वा लिख करके हम लोग देखिए, यहाँ पर आपको समझाए हैं कि एक ही शब्द में 2 बार आया है। ठीक है, एक ही शब्द में द्वा जो है वह 2 बार आया है, या तो यह समानता दिखाएगा या फिर विपरीत होगा। तो जैसे ही यह 2 बार आया है, आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी शब्द यदि 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इसका मतलब वह द्वंद्व समास हो जाएगा। 2 शब्दों से मिलकर के, जैसे देखिए भाई बहन हो गया,
दो शब्दों से मिलकर के बना है। दिन रात हो गया, दो शब्दों से मिलकर के बना है। दाल भात हो गया, दो शब्दों से मिलकर के बना है। माता पिता हो गया, दो शब्दों से मिलकर के बना है। राजा रंक हो गया, दो शब्दों से मिलकर के बना है। और देखिए याद रखिएगा, जो बीच में हम आपको यह वाला साइन दे रहे हैं, जो देखिए यह वाला साइन है, हर एक में दाल और भात के बीच में एक ऐसा साइन है, यह वाला साइन आपको जैसे ही दिखाई पड़ जाए आप लोग द्वंद्व समास लगा दीजिएगा। ठीक है, बीच में यदि आपको यह हाइफन वाला जो साइन है यदि आपको दिखाई पड़ जाए, आप लोग बिना कुछ सोचे समझे आप लोग द्वंद्व समास में लगा दीजिएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, या तो यह दोनों शब्द रहेगा, या तो समानता दिखाएगा कि दोनों एक समान है, या तो यह विपरीत होगा। इसका पहचानने का एक और ट्रिक है। ठीक है, या तो यह समानता को दिखाएगा या फिर विपरीत होगा। जैसे देखिए भाई बहन हो गया, दिन रात हो गया, तो दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। दिन का विपरीत क्या होता है? रात होता है। राजा का उल्टा क्या होता है? रंक होता है। लेकिन माता पिता यह समानता दिखा रहा है, तो चाहे तो यह समानता दिखाएगा या तो विपरीत होगा। और सबसे शॉर्टकट ट्रिक आप लोग याद रखिए कि बीच में यदि जैसे ही हम लोगों को यह वाला साइन दिख रहा है, इसका मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा। पहला ट्रिक, बीच में यदि ये वाला साइन है तो द्वंद्व समास। दूसरा ट्रिक हम आपको बताएं कि एक ही शब्द में दो चीज रहेगा। शब्द पढ़ने में एक लगेगा लेकिन इसमें दो शब्द रहेगा। जैसे देखिए भाई बहन, तो भाई बहन कभी आप लोग साथ में नहीं लिख सकते हैं, इसके बीच में आपको यह वाला डैश देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यदि एक शब्द में दो शब्द मिला हुआ रहे, आप लोग द्वंद्व समास लगा दीजिएगा। और इसको सबसे शुरू में हम आपको बताएं कि द्वा द्वा दो बार आया है, इसका मतलब कि यह दो शब्दों से मिलकर के बनता है। और देखिए नीचे हम आपको यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ रहेगा, और बीच में यदि आपको यह वाला साइन दिखाई दे रहा है, यह वाला साइन जरूर रहेगा, तो समझ जाइएगा कि यह द्वंद्व समास हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है द्वंद्व समास को पहचानने का। जैसे एग्जाम्पल भी हम आपको बताए, भाई बहन, दिन रात, दाल भात, माता पिता, राजा रंक। ठीक है, इसका हम बहुत सारा एग्जाम्पल हम आपको अगले वीडियो में पूछेंगे। एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको समाज से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे और आपको उसका आंसर बताना रहेगा। तो इसके बाद वह वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग द्वंद्व समास तक पहचान गए होंगे। और सबसे लास्ट में होता है बहुब्रीहि समास। अभी तक हम आपको 5 समास के बारे में बता दिए हैं, और सबसे लास्ट में होता है बहुब्रीहि समास। और जो बहुब्रीहि समास होता है वह कहता है कि हम अपने आप में वीआईपी हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब कि दुनिया में हमारे जैसा इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं। एक हम हैं और हमारे अलावा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो समझ जाइएगा कि वह बहुब्रीहि है। और दूसरा देख लीजिए, यह अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। और जो यह शब्द होता है बहुब्रीहि वाला, यह किसी खास के लिए ही संबोधित होता है। तब ना हम आपको बताए कि यह वीआईपी होता है। मतलब वीआईपी किसके लिए संबोधित होता है? किसी खास के लिए ही होता है। तो जो बहुब्रीहि समास है वह भी किसी खास के लिए ही संबोधित होता है। और जो यह बहुब्रीहि समास है, यह जो अपनी पहली वाली अर्थ है उसको त्याग देता है और एक नया अर्थ ही धारण कर लेता है। मतलब हम बोलेंगे कुछ और उससे अर्थ निकलेगा कुछ। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं दशानन। दशानन कहने का मतलब क्या होता है? 10 आनन वाला, यानी कि 10 सिर वाला, 10 मुंडी वाला। ठीक है, यानी कि जिसके पास 10 सिर है। तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि रावण के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो देखिए जैसे ही हम दशानन बोले, आप लोग इसके समान अर्थ को छोड़ दिए और कोई विशेष अर्थ आप लोग सोच लिए। जैसे देखिए लंबोदर। ठीक है, हम बोल रहे हैं लंबोदर, इसका अर्थ निकालिएगा कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि जिसका पेट बहुत बड़ा है, जिसका पेट लंबा है। तो पेट किनका लंबा है? गणेश जी का लंबा है। तो आप लोग समझ जाइएगा, हम जैसे ही बोलेंगे कि लंबोदर, आप लोग समझ जाइएगा कि गणेश जी के बारे में बोला जा रहा है। तो वह अपनी समान अर्थ को छोड़ देता है और विशेष अर्थ धारण कर लेता है। और देखिए दुनिया में एक ही रहेंगे। यदि हम लोग दशानन बोल रहे हैं तो सिर्फ रावण के बारे में बात किया जा रहा है। रावण के अलावा भी कोई ऐसा है जिसके पास 10 सिर है? नहीं, तो यह वीआईपी हो गया। गजानन बोल रहे हैं, नीलकंठ बोल रहे हैं, तो नीलकंठ जिनका कंठ नीला है। ठीक है, तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिनका कंठ नीला है? सिंगल पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ शंकर जी। मतलब यह वीआईपी हो गए। तो उसी प्रकार से जो बहुब्रीहि समास है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुब्रीहि समास दुनिया में एक ही आदमी के लिए संबोधित होता है, और जिनके लिए भी संबोधित होता है उनके समान अर्थ को छोड़ करके यह विशेष अर्थ धारण कर लेता है। ठीक है, दशानन बोले तो दशानन का मतलब रावण होता है, नीलकंठ बोले मतलब शंकर होता है, लंबोदर बोले मतलब गणेश होता है, गजानन बोले मतलब कि गणेश होता है, पीताम्बर बोले मतलब कि जिनका अंबर पीला है, भगवान विष्णु की बात हो रही है। इसी प्रकार से बहुब्रीहि समास याद करने का जबरदस्त ट्रिक है कि किसी खास के लिए संबोधित
संबोधित हो वह आदमी वीआईपी होना चाहिए। वीआईपी कहने का मतलब किसी नेता को मत समझ लीजिएगा, मतलब किसी जो अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण कर लेता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अपने समान अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण कर लेता है उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, यहाँ तक तो आपको सारे समास खत्म हो गए। 6 प्रकार के समास होते हैं, 6 प्रकार के समास हम आपको बता दिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम आपके लिए लिखे हैं जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पर्णकुटी कौन सा समास है, और दूसरा है कि महापुरुष कौन सा समास है। बताइए कौन सा समास पर्णकुटी है और महापुरुष कौन सा समास है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि सर तो अपने हल्कावन उदाहरण बता दिए और हमको भारी दे दिए। तो देखिए, हम इसका अर्थ भी आपको समझा देते हैं। पर्णकुटी कहने का मतलब होता है कि जिसकी कुटिया पत्ते की हो। ठीक है, पत्ते की कुटिया को ही पर्णकुटी बोलते हैं। तो अब आप लोग इसका बहुत ही आसानी से इसका अर्थ समझ जाइएगा, आप लोग बहुत ही आसानी से समास बता दीजिएगा। तो जिसकी कुटिया पत्ते के समान हो उसको क्या बोलते हैं, पर्णकुटी बोलते हैं। दूसरा है महापुरुष, मतलब कि महान पुरुष। तो बताइए दोनों कौन सा समास है, आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अब चलिए यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं एक बार फिर से, क्योंकि अभी तक आपको 6 समास बताए। हो सकता है कि 6ठे नंबर बता रहे होंगे तब तक आप लोग पहले वाले भूल गए होंगे या फिर दिमाग से उतर गया होगा। तो देखिए एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहला हम आपको बताए अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में हम आपको बताए थे, ध्यान करिए, कि किसी भी शब्द जो है, दुनिया का कोई भी शब्द यदि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, इसका मतलब क्या होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे बेहिसाब हम बोल रहे हैं तो बेहिसाब, हिसाब के पहले बे लगा हुआ है, इसका मतलब होगा अव्ययी भाव समास है। भर पेट बोल रहे हैं, भरदम बोल रहे हैं, यथाशक्ति बोल रहे हैं, प्रतिदिन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यथा से, प्रति से, बे से, भर से जो भी शब्द शुरू होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद हम आपको तत्पुरुष समास में बताए थे कि कारक चिन्ह या फिर विभक्ति छुपा रहता है। जैसे सेनापति बताए थे, सेनापति कहने का मतलब कि सेना और पति के बीच में कारक चिन्ह छुपा हुआ है, वह है सेना का पति। ठीक है, बैलगाड़ी बोले थे तो बैल और गाड़ी के बीच में एक विभक्ति, एक कारक चिन्ह छुपा हुआ है, बैल की गाड़ी। ठीक है, जो बैल वाला गाड़ी होता है तो यहाँ पर लिखेंगे बैल की गाड़ी। यदि हम लोग इसको अलग अलग करेंगे तो हम लोग जैसे ही देखेंगे कि दोनों के बीच में विभक्ति छुपा हुआ है, कारक चिन्ह छुपा हुआ है शब्दों के बीच में, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह समास तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। जैसे हो गया कन्यादान, मतलब कि कन्या का दान, बीच में विभक्ति छुपा हुआ है। तो जैसे ही देख लीजिएगा कि बीच में विभक्ति छुपा हुआ है, आप लोग धड़ाक से मारिएगा कि यह तत्पुरुष समास होगा। चलिए तीसरा नंबर बताए थे समास की कर्मधारय समास। इसमें हम आपको बताए थे कि किसी के साथ विशेषता हो या फिर किसी के साथ उसकी तुलना किया जाए तो वह कर्मधारय समास होगा। जैसे चंद्रमुख हो गया, नील कमल हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि उसका मुख तो है लेकिन कैसा है, तो चांद के समान मुख है। तो चांद के समान मुख वाले को ही कहते हैं चंद्रमुख। ठीक है, उसका कमल नीला है, नील कमल, कमल कैसा है, तो नीला है। तो इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। और जो चंद्रमुख है इसमें चांद के साथ मुख का तुलना हो रहा है, तो या तो तुलना हो या फिर विशेषता बतलाया जाए, उसको कर्मधारय कहते हैं। उसके बाद हम आपको दिग्गु में बताए कि संख्यावाचक होना चाहिए, यानी कि जैसे ही देखिए कि संख्या का बोध हो रहा है तो वह दिग्गु हो जाएगा। जैसे चौराहा, 4 राहों वाला, तो जिसमें देखिए 4 संख्यावाचक हो रहा है, तो 4 संख्यावाचक कहने का मतलब हो गया कि यह दिग्गु है। और दिग्गु में एक चीज़ और आपको बताए थे कि द्वि कहने का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 होता है। आप लोग जानते भी होंगे संस्कृत में द्वि कहने का मतलब 2 होता है। और 2 क्या है, तो 2 एक संख्या है। तो जैसे ही देख लीजिएगा कि संख्या है, इसका मतलब दिग्गु समास है। जैसे उदाहरण में हम आपको बताए चौराहा, उसके बाद हम आपको बताए पंचमुख। पंचमुख मतलब 5 मुखों वाला, तो इसमें 5 जो है वह संख्या को दर्शा रहा है, इसका मतलब क्यों वह दिग्गु समास हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो 5वां नंबर समास है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम आपको बताए थे कि द्वा और द्वा एक ही शब्द में 2 बार आ रहा है। इसका मतलब कि 2 शब्द यदि मिल करके एक शब्द बना रहा हो तो वह द्वंद्व समास होता है। या तो यह समानता को दिखाएगा या फिर विपरीत होगा। जैसे देखिए, और इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें बीच वाला जो चिन्ह होता है, यह वाला चिन्ह हर हाल में रहेगा। जैसे ही देख लीजिएगा कि यह वाला चिन्ह है, ये समझ जाइए कि यह द्वंद्व समास होगा। जैसे भाई बहन, माता पिता, दाल भात,
इस प्रकार से जो भी शब्द आएगा वह द्वंद्व समास होगा। और सबसे लास्ट में हम आपको बताए थे बहुब्रीहि समास। ठीक है, सबसे लास्ट में आपको बताए थे बहुब्रीहि समास, जिसके बारे में बताया कि किसी खास के लिए संबोधित होता हो, और दूसरा बताया कि अपना समान अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ धारण कर लेता हो, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन के बारे में हम आपको बताए, तो दशानन कहने का मतलब क्या हो गया, 10 आनन वाला यानी कि 10 सिर वाला, यानी कि रावण की बात हो रही है। ठीक है। लंबोदर मतलब जिसका उदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर। ठीक है, तो लंबोदर का यदि अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश की बात हो रही है। ठीक है। गजानन, गज मतलब होता है हाथी, मतलब जिनका हाथी का आनन है। ठीक है, हाथी का आनन, और आनन मतलब होता है सिर, मतलब जिनका सिर जो है वह हाथी का है। तो आप लोग जानते होंगे कि किनका सिर हाथी का है, अर्थात गणेश की बात हो रही है। मतलब समान अर्थ को छोड़ दे रहा है और कोई विशेष अर्थ को धारण कर ले रहा है। हम बोल रहे हैं दशानन और आप लोग रावण के बारे में समझ रहे हैं, इसका मतलब कि जो चीज़ हम आपको बोल रहे हैं आप लोग उसे छोड़ दे रहे हैं और कोई विशेष अर्थ सोच ले रहे हैं, तो वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को भविष्य में कभी भी समास पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और देखिए, आपको जो ट्रिक हम बताए हैं उस ट्रिक को तो याद रखना पड़ेगा। यदि आप लोगों से ट्रिक भी नहीं याद होगा तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग रट्टा मारते हैं कि यह जो शब्द है यह इस शब्द है। जैसे आप लोग रट्टा मारते हैं कि जो चौराहा है वह दिग्गु समास है, पंचमुख है वह दिग्गु समास है, माता पिता द्वंद्व समास है, गजानन बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से रट्टा नहीं मारना है। जो ट्रिक हम आपको बताए हैं बस आप लोग यह ट्रिक ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से कॉपी पर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर आपको भविष्य में समास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम वादा करते हैं कि यदि आप लोग एक बार इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप लोग देखते के साथ ही मात्र 2 सेकंड में आप लोग बता दीजिएगा कि यह कौन सा समास है। और हर हाल में यह आपके परीक्षा में पूछा जाता है, हर एक वर्ष पूछा जाता है, इसलिए आपको इस चीज़ को याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कम से कम एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा ताकि हमको भी लगे कि हम इतना मेहनत किए आप लोगों के ऊपर, वह कितना सार्थक हुआ। ठीक है, तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर करिएगा, ताकि आप जिस चीज़ को जान गए हैं आपका दोस्त भी उस चीज़ को जाने, इसलिए अधिक से अधिक लोगों के पास उसे शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे जैसे ही हम चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।